श्वेता और अनंत आज फिर हाजिर हैं वो खास बुलेटिन लेकर, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर उस खबर को हम शामिल करें जिससे है आपका सीधा सरोकार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे उस शौर्य गाथा की जिसको याद करके हर हिंदुस्तानी का सिर फख्र से ऊंचा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं 1971 की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देने की भारत की जीत की। 1971 में पाकिस्तान पर जीत की याद में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज शौर्य, साहस और पराक्रम का दिन है। आज देश विजय दिवस मना रहा है। हर तरफ उत्साह है, उल्लास का माहौल है। तो देश अपने शहीद सपूतों को भी याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। आज ही के दिन देश की जाबाज सेना ने पाकिस्तान की हिमाकत को ऐसा जवाब दिया था कि पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। 1971 में 13 दिन की जंग के बाद पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने भी वॉर मेमोरियल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने 1971 के युद्ध में शामिल वीर जवानों के पराक्रम और शौर्य को याद किया। तो कोलकाता, जम्मू और चेन्नई में भी विजय दिवस समारोह मनाए गए। हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर विजय दिवस समारोह की तस्वीरें। देखिए किस तरह से दिल्ली, कोलकाता, जम्मू और चेन्नई में वीर शहीदों को याद किया गया, उन्हें नमन किया गया। आपको बता दें कि पूर्वी सेना कमान मुख्यालय की ओर से 51वें विजय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में कल कोलकाता में सेना के जाबाजों ने हैरत अंगेज प्रदर्शन कर अपने शौर्य और क्षमता का परिचय दिया। जवानों के हैरत अंगेज कारनामों ने वहां जुटे हजारों लोगों की भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान स्वदेशी रुद्र हेलीकॉप्टर्स ने दिखाया कि किस तरह से टारगेट पर हमला किया जाता है। वहीं ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के जरिए दिखाया गया कि किस तरह से कमांडोज को हेलीकॉप्टर्स से ड्रॉप किया जाता है और लड़ाई लड़ी जाती है। इस दौरान यह भी दिखाया गया कि किस तरह से चीता हेलीकॉप्टर्स के जरिए घायलों को सुरक्षित निकाला जाता है। कोलकाता में रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब ग्राउंड में भव्य मिलिट्री टैटू के फाइनल शो के दौरान हेलीकॉप्टर शो, घोड़ा दौड़, डॉग शो, मार्च पास्ट, मोटरसाइकिल करतब के प्रदर्शन के साथ साथ 1971 के पराक्रमी योद्धाओं को श्रद्धांजलि भी दी गई। सेना के जवान इस करतब को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। ये टेस्ट रात में किया गया। पहली बार मिसाइल को इसकी पूरी रेंज में दागा गया, यानी इसने टारगेट को 5500 किलोमीटर दूर जाकर ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। चीन और कई देशों को यह डर है कि इस मिसाइल की जद में उनका पूरा क्षेत्रफल आ रहा है। इस मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। ये 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर यानी कि 6.7 फीट है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगा सकते हैं। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो कि सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी गति साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है, यानी कि 1 सेकेंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। अग्नि 5 मिसाइल टारगेट पर सटीकता से हमला करती है। अगर टारगेट अपनी जगह से हटकर 10 से 80 मीटर तक भी जाता है तो इससे उसका बचना मुश्किल है। और चीन की चाल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। इसके तहत उत्तराखंड में पहाड़ों को चीरकर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। भारतीय रेलवे अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ों में सफर को आसान बनाने जा रही है। इसी में भारत की सबसे बड़ी रेल टनल का निर्माण भी किया जा रहा है और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर का रेल ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिसमें 17 रेलवे टनल और 18 मेजर रेल ब्रिज, 34 माइनर रेल ब्रिज और आरओबी शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड में देश भर के श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा को और सुगम और आसान बनाया जा रहा है। तो साथ ही चीन हिमालयन रीजन में चीन की चाल को नाकाम करने की तैयारी भी है। उत्तराखंड से चीन का करीब 345 किलोमीटर लंबा बॉर्डर इलाका है, जिस पर चीन आए दिन अपनी निगाहें गड़ाए रहता है। यही वजह है कि चीन को खदेड़ने के लिए न सिर्फ ऑल वेदर रोड बनाई जा रही हैं, बल्कि बॉर्डर इलाकों में रेल की पटरियों का जाल भी बिछाया जा रहा है। एलएसी पर भारत चीन के तनाव के बीच अरुणाचल के तवांग में टूरिज्म कारोबार खूब फल फूल रहा है।
यहां सीमा से सटे गांव में सैलानियों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। खूबसूरत पहाड़ी इलाका होने की वजह से तवांग लोगों के आकर्षण का केंद्र है ही। बौद्ध मठ और उनसे जुड़ी इमारतों की वजह से भी देश विदेश के सैलानियों की दिलचस्पी इस इलाके में बढ़ रही है। आपको बता दें कि समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग सर्द मौसम और शीतकालीन खेलों के लिए मशहूर है। इसके आसपास कई खूबसूरत झील और पर्यटन स्थल भी हैं। हर साल काफी संख्या में पर्यटक तवांग आते हैं। यहां पर्यटन से जुड़े लोगों का कहना है कि सैलानियों की तादाद यहां काफी बढ़ रही है। मुंबई वासियों के लिए खुशखबरी है। जी हां, यहां अब इलेक्ट्रिक प्रीमियम बस सेवा शुरू होने जा रही है। मुंबई में बेस्ट ने ठाणे और बांद्रा के बीच पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की है। इस इलेक्ट्रिक प्रीमियम बस सेवा में यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। मुसाफिरों को यूएसबी चार्जर, लग्जरी सीट्स, लाइव ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। बेस्ट जल्द ही और 200 इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर उतारने की तैयारी में है। मुंबई में रोजाना लाखों लोग अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन और बेस्ट की बसों में सफर करते हैं। उन्हें आरामदेह सफर के लिए बेस्ट ने अब ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है, जो पर्यावरण के अनुकूल भी है। देश की सबसे महंगी सुपरकार मैक्लारेन 765 LT स्पाइडर अब भारत में आ गई है। हैदराबाद के एक बिजनेसमैन नसीर खान ने यह कार खरीद ली है। कार की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है। नसीर ने कार के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की है। आपको बता दें कि नसीर खान ने मैक्लारेन का जो मॉडल खरीदा है, ये मॉडल मैक्लारेन के सबसे तेज कन्वर्टेबल में से एक है और अत्यंत एरोडायनामिक डिजाइन प्रदान करता है। नसीर ने कार के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें कार का पूरा व्यू और ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग दिखाई दे रहा है। नसीर के पास मैक्लारेन के अलावा कई और लग्जरी कारें हैं, जिनमें रोल्स रॉयस, कुलमैन ब्लैक बैज, फरारी, 812, सुपरफास्ट मर्सिडीज बेंज, G35 OD, फोर्ड मस्टैंग, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कारें शामिल हैं। और आजमगढ़ के एक युवक ने लोगों के सपनों की उड़ान को सड़कों पर उतारने का प्रयास किया है। आजमगढ़ के सलमान ने मॉडिफाइड तरीके से एक हेलीकॉप्टर बनाया है, जिसमें लोग बैठकर सड़कों पर सफर करते हैं और हेलीकॉप्टर का मजा भी लेते हैं। पेशे से कारपेंटर सलमान ने कबाड़ के सामान से एक कार को हेलीकॉप्टर में तब्दील कर दिया है। हूबहू हेलीकॉप्टर के पंखे और सुंदर लाइटों से इसे आकर्षक बना दिया गया है। इस कारोकॉप्टर में ड्राइवर समेत 4 लोग बड़े आराम से सफर कर सकते हैं। इलाके में इस अनोखे वाहन की खूब चर्चा हो रही है और लोग अपने निजी समारोह में इन्हें बुलाकर अपने मेहमानों की सैर इसमें कराने लगे हैं। बढ़ती ठंड और मौसम के मिजाज को देखते हुए लोग गर्म कपड़े निकाल लेते हैं। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े समेत गर्म होने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भगवान को भी ठंड लगती है। ये मानने वाले पुजारी भगवान को ठंड से बचाने के लिए कई तरीके के इंतजाम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हजारों करोड़ों भक्तों के आराध्य रामलला की। बिल्कुल, आपको बता दें कि रामलला को ठंड से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। बालक स्वरूप रामलला के दरबार में रजाई कंबल के साथ ब्लोअर लगाया गया है। इसके अलावा भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। सुबह के समय भगवान को गर्म पानी से स्नान कराया जा रहा है, तो वहीं भगवान रामलला को उन्हीं स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है, जिनकी तासीर भी गर्म हो और जिससे भगवान को ज्यादा ठंड ना लगे। देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है रामलला के लिए। उनको ठंड से बचाने के लिए पहले ब्लोरो है जो हवा गर्म देते हैं, जिससे कि वो पूरा गर्भगृह जितना है वो पूरा गर्म रहता है। दूसरे हम उसकी अच्छी उसी साइज से रजाई बनी है, कंबल भी है, तो रजाई उड़ा दिया जाता है जैसे शयन करते हैं शयन आरती हो जाने के बाद में। तो इस प्रकार से शयन आरती में उड़ा दिया जाता है रजाई, और ब्लोरो जो है वो चलता रहता है। इसलिए ठंड से बचने के लिए अच्छी प्रकार की व्यवस्था रामलला की है कि उनको किसी प्रकार की ठंड न लगे।
और दुनिया भर में लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र काशी विश्वनाथ धाम महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी पेश कर रहा है। आपको बता दें कि काशी कॉरिडोर बनने के बाद यहां महिलाओं की किस्मत चमक गई है, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर में बाबा को चढ़ाया जाने वाला महाप्रसाद अब महिलाएं तैयार करती हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने 24 महिलाओं के एक समूह को यह जिम्मेदारी दी है। दरअसल पहले यहां प्रसाद की मांग कुछ किलो की थी, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रोजाना 2 क्विंटल प्रसाद की आवश्यकता होती है। प्रसाद की मांग ज्यादा है, दिन रात काम चलता रहता है। महिलाएं भजन गाते हुए प्रसाद बनाने में मगन रहती हैं। इस काम को मिलने से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। ये सभी आर्थिक तौर पर मजबूत हुई हैं। मंदिर प्रशासन का यह फैसला इन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है, ताकि इससे हमारा भी घर परिवार की स्थिति भी बहुत सही हो गई। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, इससे भी हमको बहुत खुशी मिलती है। और ये सबसे बड़ी खुशी है कि हम बाबा से जुड़े हुए हैं। ये प्रसाद बाबा का आटा, सूजी, बेसन, गुलाब की पंखुड़ी, इलायची, चीनी, खोआ, देसी घी से बनता है। पहले हम आटा चालते हैं, आटा, बेसन, सूजी चालने के बाद तब उसको गूंथते हैं। आटा गूंथने के बाद उसमें घी का मयन दे के उसको गूंथते हैं आटा। उसके बाद उसको पिंडी बना के उसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद उसको सिलबट्टे में कूटते हैं। उसको कूटने के बाद फिर हम लोग मिक्सर में पीसते हैं। मिक्सर में पीसने के बाद फिर उसको हम भूनते हैं। भूनने के बाद तब उसमें उसको ठंडा करके खोआ सब डाल के, ठंडा करके चीनी डाल के फिर हाथ से मल के तब लड्डू बनता है। छोटी काशी के नाम से विख्यात गोविंद की नगरी जयपुर में अजीबोगरीब शादी चर्चा का विषय है। कलयुग में मीरा रूपी पूजा सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया कि हर कोई हैरान है। पॉलिटिकल साइंस में एमए कर चुकी पूजा सिंह ने भगवान विष्णु से ब्याह रचाया है, जिसमें बाकायदा गणेश पूजन से लेकर चाक भात, मेहंदी, महिला संगीत और फेरों की रस्में हुई। दूल्हे के रूप में विष्णु जी को मंदिर से पूजा सिंह के घर लाया गया और मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे भी हुए। आपको बता दें, दरअसल जयपुर के गोविंदगढ़ के नरसिंहपुरा गांव में रहने वाली पूजा सिंह ने 8 दिसंबर को भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ हिंदू रीति रिवाज से फेरे लेकर शादी की है। इस शादी के लिए पूजा की सहेलियों ने उसे दुल्हन की तरह सवारा सजाया। 311 बारातियों के साथ आई बारात में धूमधाम से विष्णु जी का स्वागत हुआ। इस दौरान भगवान का श्रृंगार हर किसी का मन मोह रहा था। पूजा ने बताया कि उसे मीरा और शबरी की तरह ही भगवान विष्णु से अटूट प्रेम है और उसको विश्वास में बदलते हुए खुद को समर्पित करने के लिए उन्होंने ये शादी की है। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा का, जहां एक गांव में गूंज रहे हैं मंगल गीत और गांव वालों की खुशी की वजह भी खास है। दरअसल आजादी के 75 साल बाद इस गांव में बिजली आई है। घरों का अंधेरा दूर हुआ है। सोलर प्लांट के जरिए गांव में बिजली की आपूर्ति शुरू की गई। घरों में बिजली के मीटर लग गए हैं। विकास की दौड़ में पिछड़े इस गांव के लिए अब उम्मीदों के नए रास्ते खुल गए हैं। यहां 50 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इससे अब गांव के 203 परिवारों के घर रोशन है। घरों के बाहर मीटर भी लगा दिए गए हैं। बिजली बिल से जो पैसा मिलेगा वो इस सोलर प्लांट के रखरखाव और भविष्य की विस्तार योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। और अब हम आपको एक ऐसे अनोखे घर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। महाराष्ट्र में एक परिवार ऐसा है जिनके घर का एक हिस्सा महाराष्ट्र में है और दूसरा हिस्सा तेलंगाना में पड़ता है। अब इस वजह से उन्हें 2 राज्यों को टैक्स भरना पड़ता है। चंद्रपुर जिले के पवार परिवार में 2 भाई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये परिवार पिछले कई सालों से दोनों राज्यों को टैक्स चुका रहा है। हालांकि इन्हें दोनों राज्यों से लाभ भी मिलता है, साथ ही उनके पास दोनों राज्यों की गाड़ियां भी है। चंद्रपुर जिले के महाराजगुड़ा गांव में 10 कमरों का ये घर अजीबोगरीब तरीके से बटा हुआ है। इसके 4 कमरे तेलंगाना में हैं, जबकि 4 कमरे महाराष्ट्र में हैं। वहीं इस घर का किचन तेलंगाना में पड़ता है तो बेडरूम और हॉल महाराष्ट्र में पड़ता है। और बिहार में हाजीपुर की तरह अब औरंगाबाद में भी केले की खेती परवान चढ़ रही है और किसानों को इससे खासा फायदा हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ के कुछ किसानों ने पारंपरिक खेती छोड़कर केले की खेती शुरू की। इससे फायदा हुआ तो दूसरे किसान भी इसे अपनाने लगे हैं। ये इलाका नक्सल प्रभावित माना जाता है, लेकिन नक्सलियों की लाल क्रांति की जगह उत्साही किसानों ने यहाँ केले की हरित क्रांति शुरू कर दी है। स्थिति यह है कि यहाँ का मदनपुरा इलाका धीरे धीरे केले की खेती का हब बनता जा रहा है और यहाँ के किसान धीरे धीरे धान गेहूं की खेती छोड़कर केले की खेती में जुट गए हैं।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में किसानों ने कमाई का अनोखा तरीका निकाला है। यहां के किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और लाखों रुपए का मुनाफा खेती से कमा रहे हैं। दरअसल अब तक परंपरागत खेती कर रहे किसानों को जब घाटा होने लगा तो उन्होंने सरकारी मदद से ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की। इसके सार्थक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, यहां ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले आशाराम दुबे ने पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेती की और पहले साल ही इससे लाखों रुपए का मुनाफा भी कमाया। खरीदारों को उन्होंने 250 से 300 रुपए किलो तक ड्रैगन फ्रूट बेचा है। आशाराम दूसरे किसानों को भी इस खेती से मुनाफा कमाने के लिए इसकी खेती करने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों को 5 गुना अधिक मुनाफा इस खेती से मिलेगा। दरअसल ड्रैगन फ्रूट को सुपर फूड में शुमार किया जाता है, इसलिए देश विदेश में इसकी अच्छी खासी डिमांड है। ऐसा है ना कि पहले तो मैं पारंपरिक खेती करता था, गेहूं धान, तो इस करीब लगभग 4 वर्ष से यहाँ मुलाकात हुई डीएचओ श्री मेवाराम जी से और उनकी प्रेरणा पर हमने शुरू किया। केला की खेती किया, उसके बाद ड्रैगन की खेती 2 वर्ष से कर रहे हैं, 3 वर्ष से, और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। पहले पूर्व में भी किया, जो फसल तैयार होकर कटी है, और ये जो है नया प्लांटेशन है। अभी इस साल इसकी फ्रूटिंग आएगी। देखिए, ड्रैगन फ्रूट जो इसको हम लोग सुपर फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, सुपर फ्रूट के नाम से जानते हैं, ये हमारे यहाँ ज़िले में लगभग 85 एकड़ में हो रहा है और प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारे पास इसकी वैरायटीज़ भी है और क्षेत्रफल भी हमारे पास है, उत्पादन भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसका सबसे खासियत ये है कि शरीर की जितनी भी रोग हैं लगभग सबको कंट्रोल करता है। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, हार्ट की डिजीज़ हो, शुगर में भी इसको खूब बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। कैंसर में ये बहुत कैंसर रोधी होता है, एंटी एजिंग होता है। ये तो इसकी स्वास्थ्य के प्रति लाभ होते हैं। आपको बता दें कि सर्दी इंसानों को ही नहीं दूसरे प्राणियों को भी सताती है। ऐसे में ओडिशा के नंदन कानन चिड़ियाघर में रखे गए प्राणियों को सर्दी के सतम से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहां जानवरों के बाड़े में ब्लोअर लगाए गए हैं और उनके अनुकूल तापमान नियंत्रित रखने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इन प्राणियों को सर्दी में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ सर्दी में इन प्राणियों के खान पान का भी खास ख्याल रखा जा रहा है और ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि इनके बाड़ों में धूप अच्छे तरीके से आ सके। बता दें कि ओडिशा में तापमान में कल से खासी गिरावट आ रही है, लिहाजा चिड़ियाघर प्रशासन वो तमाम उपाय कर रहा है जिससे इन प्राणियों के जीवन में संतुलन बना रहे। और अब बात क्रिसमस की, जिसकी तैयारियां भारत में चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। क्रिसमस का त्योहार आते ही सतना में भी बाजार गुलजार हो गए हैं। वैश्विक महामारी की तमाम पाबंदियों के खत्म होने के बाद का ये पहला क्रिसमस होगा, लिहाजा अब न तो सोशल डिस्टेंसिंग है और न ही मास्क की बाध्यता, लिहाजा लोग त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाजारों में भी क्रिसमस की जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। गिफ्ट आइटम्स बेचने वाले कारोबारी भी क्रिसमस को लेकर बेहद उत्साहित हैं। बाजार में सांता क्लॉज के टॉयज, म्यूजिकल सांता क्लॉज की ड्रेसेस, क्रिसमस ट्री डेकोरेशन आइटम से सज गए हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार क्रिसमस का त्योहार लोग बिना पाबंदियों के खुलकर मना सकेंगे। कोरोना काल के बाद का माहौल के वर्किंग लग रहा है कि मार्केट में इन चीज़ों की उम्मीद रहेगी, उसी तरह हर तरीके की तैयारी की गई है और ऐसा माहौल है कि आगे इसका व्यापार बढ़ेगा इन चीज़ों का। जी सर। 3 साल तो देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि कोरोना से सब परेशान थे। 3 साल के बाद अब मार्केट में थोड़ी सी रौनक आई है, तो वही सब देखते हुए हम लोग ने क्रिसमस का कलेक्शन किया है ताकि कुछ चेंज आए। सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मास्क का प्रॉब्लम नहीं है, तो यही सब देखते हुए हम लोगों ने परचेजिंग की है और क्रिसमस की तैयारियां की है।